हेलो फ्रेंड्स, आई कुलदीप वेलकम यू ऑल टू टुडे सेशन ऑफ डेली न्यूज एनालिसिस, जहां पे हम दोनों न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंट न्यूज को गो थ्रू करेंगे। तो चलिए, आज 6 फरवरी है और दोनों न्यूज़पेपर में जो इंपॉर्टेंट न्यूज आई है उन सबको हम गो थ्रू करेंगे। और चलिए, एक अच्छी न्यूज के साथ जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उससे स्टार्ट करते हैं। सो एज यू कैन सी इन दिस फोटोग्राफ, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कि दिस इज अ न्यूज रिगार्डिंग द recent triumph of RCB women's team in the Women's Premier League, which was the fourth edition of this. And interestingly, पिछले 3 साल से ये आपके विनर्स डायरेक्टली कंटिन्यूसली विनर्स बन रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपका आरसीबी ने जो कुछ अच्छा परफॉर्मेंस करा है, इस बार का जो WPL था उसमें जो मेन मेन अवार्ड्स होते हैं वो किसको मिले हैं, वो सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए, सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं विद अ गुड न्यूज, विच इज द विमेन्स टीम ऑफ आरसीबी हैज वॉन दिस ईयर्स WPL। ओके, तो यहाँ पे जो मेन अवार्ड्स होते हैं WPL में, सो व्हाट यू नीड टू नो इज कि ऑब्वियसली यू नीड टू नो कि किसने किसको हराया है। तो आरसीबी ने किसको हराया? दिल्ली कैपिटल्स को हराया। अब देखिए, ये न्यूज जो है ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि किसको हराया ये भी जानना, बिकॉज इस बार एलेट में आपसे जो रनर अप था टेनिस में, ऑस्ट्रेलियन ओपन US ओपन का रनर अप पूछा गया था विमेंस का। तो यूजुअली हम विनर्स तो याद कर लेते हैं, रनर अप्स हम याद नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आप क्या समझोगे कि भाई विनर भी पता होना चाहिए और किसको हराया है वो भी आपको पता होना चाहिए। Okay, moreover, this was I would like to correct myself. RCB cleans their second WPL title. तो ये RCB का थर्ड नहीं, सेकेंड WPL टाइटल है। ओके, इसके अलावा यहाँ पे आपको एक इंफॉर्मेशन नहीं है, विच इज कि पहला फर्स्ट WPL किसने जीता था? हु वॉन द फर्स्ट WPL? तो आप अगर मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि पहला WPL किसने जीता था, सो दैट वुड बी वेरी गुड। सर प्लीज 12:30 स्टार्ट कर दिया करो, 2 PM का ट्यूशन होता है। ओके आदित्य, विल ट्राई, वी हैव टेकन योर रिकमेंडेशन, विल ट्राई कि अगर हम यहाँ पे 12:30 स्टार्ट कर पाए। थोड़ा सा क्या है, हमारी क्लासेस चलती हैं तो डिफिकल्ट होता है। आपकी तरह बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास उसके बाद डाउट सॉल्विंग के लिए आते हैं, इसलिए 12:30 पे स्टार्ट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, इसलिए 1 बजे का टाइम सबको जो सूटेबल था यहाँ क्लैट प्रेप में उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड करा गया। बट येस, अदर्स ऑल्सो, अगर आप कोई एक टाइम हमें सजेस्ट करना चाहते हो कि भाई सर ये बेस्ट टाइम है आपके हिसाब से, तो हम उसको भी कंसीडर करेंगे एंड जिसको सबसे ज्यादा वोट्स मिलेंगे उसके अकॉर्डिंगली ही ये डिसीजन लिया जाएगा। ओके, एनीवे, सो लेट्स लुक एट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे। तो आरसीबी जो थी उसने अपना सेकेंड WPL टाइटल जीता है। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि फर्स्ट WPL टाइटल जो है वो किसने जीता था, पहला WPL टाइटल किस टीम ने जीता था? आप कमेंट बॉक्स में बताइए, एकदम लास्ट में मैं आपको ये इसका आंसर प्रोवाइड करूंगा। ओके, ऑरेंज कैप जो है तो सेम IPL का ही कंसेप्ट है। ऑरेंज कैप यहाँ पे उसको अवार्ड की जाती है जिसने सबसे ज्यादा रन्स बनाए। इसका विनर कौन है? सो इट इज आरसीबी की स्मृति मंधाना। तो आरसीबी की जो कैप्टन है स्मृति मंधाना, उन्होंने फाइनल में भी बहुत ही मैच विनिंग नॉक खेली है, इसलिए उनको यहाँ पे प्लेयर ऑफ द मैच भी दिया गया। एंड एट द सेम टाइम शी वॉज ऑल्सो अवॉर्डेड द ऑरेंज कैप फॉर स्कोरिंग द मोस्ट नंबर ऑफ रन्स इन दिस WPL टूर्नामेंट। इसके बाद एक पर्पल कैप होती है जो दी जाती है जिसने सबसे ज्यादा विकेट्स लिए हैं, और ये दी गई है सोफी डिवाइन को। ओके, सोफी डिवाइन जो न्यूजीलैंड की प्लेयर है, न्यूजीलैंड की प्लेयर है वैसे तो ये, और ये गुजरात जायंट्स को रिप्रेजेंट करती है इस आपके WPL टूर्नामेंट के अंदर में। तो जो पर्पल कैप है मोस्ट विकेट्स का, दैट हैज बीन अवॉर्डेड टू सोफी डिवाइन जो न्यूजीलैंड की है। एक और इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं जस्ट फॉर योर एक्स्ट्रा ट्रिविया, ट्रिविया कह सकते हैं हम इसे, कि सोफी डिवाइन जो है शी इज सो एथलेटिक कि वो न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम को भी रिप्रेजेंट करती हैं, और वहां पे जो आइस हॉकी होता है उसकी टीम को भी वो रिप्रेजेंट करती हैं। रिप्रेजेंट मतलब कैप्टन नहीं है, बट यस शी रिप्रेजेंट इन बोथ द गेम्स। ओके, इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड है वो किसको मिला है? वो भी सोफी डिवाइन को मिला है फॉर हर ऑलराउंड परफॉर्मेंस इन बोथ बैटिंग, बॉलिंग एज वेल एज द फील्डिंग डिपार्टमेंट। तो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर इस बार किसको दिया? सोफी डिवाइन को, जो गुजरात जायंट से बिलोंग करती हैं। ओ यस आदित्य, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। उन्होंने फर्स्ट WPL का आंसर दे दिया है और फर्स्ट WPL जीता था मुंबई इंडियंस ने। यस, इट इज इजी फॉर समवन हु हैज इंटरेस्ट इन क्रिकेट, बट यूजुअली स्टूडेंट्स जो होते हैं इसको नहीं पढ़ते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मैं आपसे पूछूं कि टेस्ट मैच जो होते हैं,
ओके, टेस्ट में जो होता है, अगर आपको क्रिकेट की बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो यस, क्लैट प्रेप स्टूडेंट्स के लिए क्लास तो कभी ना कभी कंडक्ट करेंगे, बट अगर बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो आपको टेस्ट मैच, ओडीआई, T20 सब क्या होते हैं, इसमें मेन मेन टर्म्स कौन सी यूज होती हैं, एक ओवर में कितनी बॉल्स होती हैं, एक वनडे मैच कितने ओवर्स का होता है, टेस्ट मैच कितने डेज चलता है, ओके, एक दिन में कितने ओवर का मैच होता है, ओके, तो ये जो सारे टर्म्स हैं, ये सारी जो डिटेल्स हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। एग्जामिनर कैन वेरी वेल आस्क यू ऑल ऑफ दीज सिंपल क्वेश्चंस फॉर समवन हु इज इंटरेस्टेड इन क्रिकेट, दीज वुड बी सिंपल क्वेश्चंस, बट आई नो सो मेनी ऑफ माय स्टूडेंट्स लास्ट ईयर जिनसे मैंने डिस्कस करा था, उनको जो बेसिक्स है क्रिकेट के, कि बैट बॉल होता है, स्टंप्स कितने होते हैं, पिच का कितना डिस्टेंस होता है, पिच का लेंथ क्या होता है, विड्थ क्या होता है, ये सब नहीं पता होता है। फॉर एग्जाम्पल लेंथ बहुत सारे क्रिकेट के लवर्स को पता होगी, बट उसकी विड्थ क्या होती है वो नहीं पता होता है, तो ये सब भी आपको पता होना चाहिए। ओके, तो ये अवार्ड्स है। एंड फाइनली इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन, तो जो यंग प्लेयर होता है, डेब्यू कर रहा होता है जो WPL में, उसको इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन अवार्ड दिया जाता है, और ये एक इंडियन को मिला है, नंदिनी शर्मा, जो दिल्ली कैपिटल्स को रिप्रेजेंट करती हैं। इंटरेस्टिंगली दिल्ली कैपिटल्स 3 बार WPL के फाइनल्स में पहुंची है, बट तीनों बार इट हैज लॉस्ट द WPL फाइनल्स। ओके, एनीवे दिस इज द इंपॉर्टेंट डिटेल्स फॉर योर विमेंस प्रीमियर लीग। Okay, yes, so let's move ahead. In case you have any question, you can keep asking me in the comment box. चलिए अब आपके फर्स्ट पेज की न्यूज से स्टार्ट करते हैं, जो आपके हिंदू न्यूज़पेपर में आई है। इट इज रिगार्डिंग कि मेघालय के अंदर में इलीगल माइनिंग में एक एक्सप्लोजन हुआ, और वहां पे 18 माइनर्स हैव डाइड, और ये 2012 से अगर काउंट करें तो 2012 से पहले और बाद में बहुत सारे इस तरह के इंसिडेंट्स हुए हैं, बट अगर 2012 से काउंट करें तो ये सबसे बड़ा ट्रैजिक इंसिडेंट है। इतने सारे माइनर्स की डेथ एक सिंगल इंसिडेंट में अब तक नहीं हुई थी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि 2000 के बाद में जो ये इलीगल माइनिंग हो रही है इसमें डेथ नहीं होती। लॉट ऑफ पीपल डाई, बट एक सिंगल इंसिडेंट में 18 पीपल डाइंग इज एक्चुअली अ बिग बिग नंबर। ओके, तो यहाँ पे ये रेड होल माइनिंग क्या होती है, तो जैसे एक चूहा होता है, वो बिल्कुल आपके दीवार में छेद करके या मिट्टी में छेद करके एक ऐसे पूरा बोरो क्रिएट कर देता है, और फिर वहां पे वो अपना रहता है या वहां पे अपना खाना इकट्ठा करता है। सिमिलरली यहाँ पर भी ह्यूमंस को वर्कर्स को यूज किया जाता है टू टू एक्सट्रैक्ट कोल आउट ऑफ माउंटेन्स। तो एग्जांपल देता हूं, अगर मैं, तो अगर ये जैसे कोई माउंटेन है, तो यहाँ पे अगर इन्हें पता है कि इसमें यहाँ पे सेंटर में डिपॉजिट्स हैं, तो यहाँ पे ये क्या करेंगे, वर्कर्स की हेल्प से यहाँ पे होल्स क्रिएट करेंगे। ओके, दे विल क्रिएट होल्स यहाँ पे, और फिर ये कोल को एक्सट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे यू कैन सी हियर कि इतना बड़ा माउंटेन है, इसमें आप ऐसे होल्स क्रिएट करोगे तो ये जो माउंटेन है ये डिस्टेबलाइज हो जाएगा। एंड एट द सेम टाइम माउंटेन है, ये कोई मिट्टी का तो माउंटेन होते नहीं है, इसमें भी स्टोन्स होते हैं बहुत सारे, तो उस स्टोन्स को ब्रेक करने के लिए, सो दैट आप कोल एक्सट्रैक्ट कर सको। तो एक और चीज मैं बार बार कोल क्यों कह रहा हूं, बिकॉज जो रेड होल माइनिंग है इट इज प्राइमरली और मेनली फॉर कोल एक्सट्रैक्शन ओनली। ओके, तो यहाँ पे ये रेड होल माइनिंग में जब स्टोन्स को तोड़ा जाता है तो उसके लिए डायनामाइट यूज किया जाता है। ओके, इस कोल पे को एक्सेस करने के लिए, माउंटेन को ब्रेक करने के लिए वो क्या करते हैं, यहाँ पे डायनामाइट यूज करते हैं, और डायनामाइट यूज करने में क्या ब्लास्ट हो जाता है, और ऐसा ही एक एक्सप्लोजन होता है इलीगल आपके मेघालय के माइन के अंदर में, एंड 18 पीपल डाई इन सच इंसिडेंट। तो वहां पे मेघालय के जो सीएम है, यू टेल मी कि मेघालय सीएम का नाम क्या है। अगेन स्टूडेंट्स, आपको सारी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स पता होने चाहिए, इफ पॉसिबल गवर्नर भी पता होना चाहिए। ओके, चीफ मिनिस्टर तो पता होना ही चाहिए आप सबको, और पॉसिबल है तो गवर्नर तो पता होना ही चाहिए। एटलीस्ट जो गवर्नर्स न्यूज में ज्यादा आते हैं, जहां पे कंट्रोवर्सीज होती हैं, उन गवर्नर्स के नाम आपको पता जरूर से होने चाहिए। चीफ मिनिस्टर का नाम तो आपको पता होना ही चाहिए, और सेंटर में जितनी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, दैट यू नीड टू नो। ओके, स्टेट्स की कैपिटल आपको पता होनी चाहिए। आई नो फॉर सम ऑफ यू इट माइट लुक लाइक कि बहुत ही सारी तो सिंपल सी बात है, बट अगेन बहुत बार हम मिस कर जाते हैं, ऑल्दो हमें पता होती है, बट बहुत बार क्योंकि हमने रिवाइज नहीं किया होता और उसमें कोई चेंज हो जाता है तो हम उनको मिस आउट कर जाते हैं। सो इट इज एडवाइजेबल लुकिंग एट योर प्रीवियस ईयर पैटर्न्स कि आप इन सबको भी जरूर से करें। ठीक है, in these types of mining only one person can extract coal from this, that's why we call them rat hole. नॉट एग्जैक्टली कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पर्सन करता है, बट यस रैट होल करते हैं, और स्क्वाड करके मतलब आप बेसिकली अपने नीज के बेसिस पर अंदर घुसते हो, तो एक एक करके लोग घुसते हैं और फिर अंदर जाके वो माइन करके निकालते हैं। तो उसके क्या क्या डेंजर्स होते हैं और उसके क्या क्या एनवायरमेंटल हार्म है वो भी समझना बहुत जरूरी है। ओके, अब
अगर ये इतना डेंजरस है तो फिर ये माइनिंग अलाउ कैसे, ये चल कैसे रही है? सो द सिंपल रीजन इज कि ये इलीगली आपकी एक्सट्रैक्ट करी जाती है। इसको एनजीटी ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो एक इंपॉर्टेंट आपका एनवायरमेंट ट्रिब्यूनल है, उसने 2014 में उसने 2014 में इस पे कंप्लीट बैन लगा दिया था कि कोई भी आप रेड होल कोल माइनिंग नहीं करोगे, और इसका ट्रांसपोर्टेशन भी करना, लेट से अगर आप नहीं करते हो बट आप ट्रांसपोर्टेशन में भी इन्वॉल्व हो, तो आप भी उतने ही गिल्टी हो जो एक उस रेड होल माइनिंग को यहां पे कर रहा है। और जब इसको मेघालय की गवर्नमेंट ने चैलेंज करा सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको अपहेल्ड किया था। तो 2014 में इसको एनजीटी बैन करती है, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट एनजीटी के बैन को अपहेल्ड करता है। लेकिन यहां पे मेघालय गवर्नमेंट एक रिक्वेस्ट करती है, द रिक्वेस्ट बीइंग कि इस रैट होल माइनिंग के अंदर में लॉट ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व, लॉट ऑफ पीपल्स लाइवलीहुड इज इन्वॉल्व, तो बहुत सारी फैमिलीज इन्वॉल्व इसके अंदर में। सो वी वुड स्टार्ट एलिमिनेटिंग और डिक्लेयरिंग दिस रेट माइनिंग इलीगल इन अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो हमें थोड़ा टाइम चाहिए, और वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की वजह से क्या हो रहा है कि बहुत जगहों पे ये इलीगल माइनिंग जो है वो रैट होल माइनिंग के फॉर्म में अभी तक कंटिन्यू चल रही थी, और इस वजह से वो ट्रेजेडी वहां पे कॉज हुई है। तो एक चीज आपको क्या समझनी है कि जो रैट होल माइनिंग है, इट इज टोटली इलीगल, ये टोटली इलीगल है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, एंड जो माइन ओनर्स हैं, वो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के एनजीटी के जजमेंट्स के अगेंस्ट में इस इलीगल माइनिंग को यहाँ पे परफॉर्म कर रहे थे। ओके, व्हाई डू पीपल इन्वॉल्व? बिकॉज यहाँ पे देखिए डेली वेजेस बहुत आई है, इतना हजार्डस एक्टिविटी है, तो 2000 पर डे, जहां पे यूजली 300 से 400 आपको वेज मिलता है किसी एक्टिविटी के लिए, बिकॉज ऑफ द हजार्डस नेचर ऑफ दिस एक्टिविटी, यहाँ पे 2000 रुपीज पर डे तक का डेली वेज जो है वो यहाँ पे अवेलेबल किया जाता था। इस वजह से यहाँ पे ये इतना ज्यादा ल्यूक्रेटिव है। ओके, अब मैं यहां पे आता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट, जो अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपका रैट होल माइनिंग पे क्वेश्चन आया तो एक चीज आप हमेशा याद रखना, अगर टॉपिक वर्थ है, आने लायक है, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग प्लीज डेवलप कर लेना। अगर आप सिर्फ फैक्ट्स ही याद करने बैठ गए तो बिलीव मी, आप 5 में से 3 क्वेश्चन शायद कर दोगे, बट 2 इजी क्वेश्चन आपके मिस हो जाएंगे। सो इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि जो टॉपिक्स आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं उसमें आप अंडरस्टैंडिंग जरूर से डेवलप करिए। ओके, मेनली बैंड इन द नॉर्थ वेस्ट, उड़ीसा, असम। नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा वो, नॉर्थ वेस्ट नहीं, नॉर्थ वेस्ट तो हम राजस्थान के लिए यूज करेंगे। ओके, एनीवे, तो एनवायरमेंटल कंसर्न्स क्या क्या है? तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि बिकॉज यहाँ पे आप रेड होल में इस तरह से होल्स क्रिएट कर रहे हो, तो उससे बहुत बड़ा क्या लैंड डिग्रेडेशन होता है, सीवियर लैंड डिग्रेडेशन। तो जिस माउंटेन पे आप रेड होल माइनिंग कर रहे हो वहां पे वो पूरी लैंड डिग्रेड हो जाती है, इट बिकम्स इनफर्टाइल। ओके, और सिर्फ वो लैंड ही नहीं, अभी हम देखेंगे इस थर्ड पॉइंट में कि ये रिवर्स को भी पॉल्यूट कर रही है और एग्रीकल्चर लैंड जो आसपास का उसको भी पॉल्यूट कर रही है। सेकेंड, डिफॉरेस्टेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ हिल इकोलॉजी। तो आपको अगर माइनिंग करनी है तो पहले उसके ऊपर पे जो भी ट्रीज हैं, जो भी उस पे प्लांटेशन है, उन सबको रिमूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये एनवायरमेंटल कंसर्न्स बहुत ही सिवियर है। एंड तीसरा है एसिड माइन ड्रेनेज पॉल्यूटिंग रिवर्स। तो जो कोल माइंस होती हैं उसमें बहुत सारा वाटर मिक्स होके एसिडिक कंपोजिशन क्रिएट होता है। जब भी लेट से रेनफॉल होती है या उस रैट होल माइन को और भी ज्यादा डेप्थ में करा जाता है, उसको ओपन किया जाता है, तो वाटर यूज किया जाता है, और वो वाटर जो होता है वो एसिडिक होता है। तो जब ये एसिडिक वाटर ड्रेन करता है तो ये रिवर्स को पॉल्यूट करता है, एंड इट इज अ रियल इशू। और ये सिर्फ 1 या 2 रिवर नहीं, मेघालय की जितनी भी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं सबको सबको ये पॉल्यूट कर रहा है। सो मच सो कि मेघालय की कुछ रिवर्स के अंदर में जो इस माइंस के आसपास हैं उसमें पीने का पानी भी अब अवेलेबल नहीं रहता है। इट इज हजार्डस टू पीपल्स हेल्थ हु आर ड्रिंकिंग इट। तो ये बड़े बड़े एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं इस विद दिस रेड होल माइनिंग। एंड ऑब्वियसली अपार्ट फ्रॉम एनवायरमेंटल कंसर्न्स, इसके ह्यूमन सेफ्टी कंसर्न्स भी हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अनसेफ वर्किंग कंडीशन है। तो आप ये सोचिए कि अगर आपने किसी माउंटेन में ऐसे होल क्रिएट करा हुआ है तो ये वेरी मच पॉसिबल है कि इसका जो माउंटेन का वेट है उससे जो ये माइन है ये कोलैप्स हो जाए, एंड जितने भी लोग हैं वो अंदर स्टक हो जाए, फाइनली दे विल डाई बिकॉज ऑफ सफोकेशन। तो वेरी अनसेफ कंडीशंस है, वेरी फ्रीक्वेंट इंसिडेंट्स होते हैं फ्लडिंग ऑफ माइंस के। तो अगर आप यहाँ पे इस न्यूज को पढ़ोगे, तो ये जो न्यूज हमने देखी है यहाँ पे, अगर आप हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हो, दोनों न्यूज़पेपर में एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में, दोनों में ये न्यूज आई है। हिंदू में ये फ्रंट पेज की न्यूज है इंटरनेशनल एडिशन की, इंडियन एक्सप्रेस के में अंदर में ये न्यूज आई है। तो यहां पे बहुत सारे ये इंसिडेंट्स बताए हुए हैं, जिसमें ज्यादातर जो इंसिडेंट्स कॉज हुए हैं, ह्यूमन लाइफ का लॉस हुआ है, दैट इज बिकॉज ऑफ फ्लडिंग ऑफ माइंस।
ओके यहाँ पे होता क्या है कि बहुत बार माइंस को अबेंडन कर दिया जाता है और फिर उस माइंस के अंदर में क्या होता है, जब रेन्स होती हैं तो वो फ्लड हो जाती हैं और उसके बाद में अगर कोई उसमें एंटर कर जाता है तो मेनी अ टाइम्स दिस हैपेंस। दूसरा है कोलैप्स कर जाती है। अगेन यू कैन सी हियर कि वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कोलैप्स कैसे करेगा। एंड जैसे ये इंसिडेंट हुआ है बिकॉज डायनामाइट यूज किया जाता है, हजार्डस एक्टिविटी है, तो एक्सप्लोजन भी यहाँ पे कॉज होते हैं। यस नॉर्थ ईस्ट, यस आदित्य, राइट। ओके और वेरी इंपॉर्टेंट, कोई रेगुलेशंस नहीं है, सेफ्टी इक्विपमेंट्स को यहाँ पे यूज नहीं किया जाता, लैक ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट एंड रेगुलेशंस। एंड वर्कर्स ऑफन ऑपरेट एट ग्रेट डेप्थ्स विदाउट प्रॉपर वेंटिलेशन। तो बहुत बार सफोकेशन से, बिकॉज जब आप इस तरह से माइनिंग करते हो, इतना इन डेप्थ में जाते हो, तो वहां पे मेनी अ टाइम्स कहीं पर कुछ पॉकेट्स ऑफ एयर होती है जहां पे शायद कोई हजार्डस गैस हो, तो बिकॉज वेंटिलेशन नहीं है तो आप उसमें ट्रैप हो जाते हो, कैप्चर हो जाते हो और फिर बिकॉज ऑफ सफोकेशन आपकी डेथ हो जाती है। ओके सो दिस इज विथ रिगार्ड टू योर रैट होल माइनिंग इन मेघालय। ओके तो कोल के लिए करी जाती है, मेघालय में कंडक्ट करी जाती है। 2014 में एनजीटी ने उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल कर दिया है बैन को। एनवायरमेंटल कंसर्न्स है, लैंड डिग्रेडेशन होता है, रिवर्स का पॉल्यूशन होता है एसिड माइन ड्रेनेज से, और इसमें ह्यूमन लाइफ का लॉस भी होता है, फ्लडिंग ऑफ माइन से, कोलैप्स से और यहाँ पे एक्सप्लोजन से। ओके तो यहाँ पे मैंने एक बार का आपको पूरा समराइज कर दिया जो टॉपिक हमने अभी कवर किया है। Okay, now let's move to the next news. Again, a very important news for you all, and it is with regard to कि रफाल जो आपका एयरक्राफ्ट है, फाइटर जेट है, जिसको हमने ऑपरेशन सिंदूर में यूटिलाइज किया था एंड इट वर्क एक्सेप्शनली वेल फॉर अस बिकॉज ऑफ इट्स एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस। यहाँ पे जो DAC है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, उसने राफेल को यहाँ पे एक्वायर करने का और डिसीजन लिया, यानी कि पहले से हमारे पास जो रफाल है उसके स्क्वाड्रंस को इंक्रीज करने के लिए हमने और भी नए रफाल्स का ऑर्डर देने का अप्रूवल दे दिया गया है। ओके यहाँ पे कितने रफाल्स की बात चल रही है कि भाई हम और 114, तो अराउंड 70 प्लस 36 हमारे आपके एयरफोर्स के पास है और 40 जो नेवल वर्जन है वो हमने नेवी को प्रोवाइड करे हैं। उसके अलावा 114 एडिशनल रफाल फाइटर जेट्स का यहाँ पे डील होने की बात है। इसको पॉसिबली जो DAC है और उसके बाद का जो नेक्स्ट और भी इंपॉर्टेंट फाइनल जो इसमें अप्रूवल प्रोवाइड करते हैं, वो दोनों बॉडीज इसके अंदर में पॉसिबली इसको अप्रूव कर देंगी। तो इस प्रोक्योरमेंट के बाद हमारे पास में टोटल 176 रफाल एयरक्राफ्ट हो जाएंगे। ओके सो इट इज not just for it is not the total count of aircrafts, it is for the Rafale fleet की टोटल 176 एयरक्राफ्ट की हमारे पास टोटल फ्लीट हो जाएगी रफाल की। ओके अब रफाल जो है कौन से जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, तो इसको फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन के बीच का माना जाता है। ओके तो इसको आप 4.5 जनरेशन कह सकते हो या 4+ जनरेशन कह सकते हो। ओके 4++। ओके तो कहीं पे अगर जनरेशन आपसे पूछ ली जाए तो समझ जाना रफाल जो है फिफ्थ जनरेशन नहीं है, ये 4.5 जनरेशन है। अब ये जनरेशन में फर्क क्या होता है, तो जितना एयरक्राफ्ट जितना एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज करता है उतना ही उसको हायर जनरेशन मिलता है। तो 4 से और 5 में क्या फर्क आता है, 5 के अंदर में जाके आपकी स्टील कैपेबिलिटीज जो है कि आप बिना सामने वाले को पता हुए आप वहां पे उसको टारगेट कर सकते हो। आपके पास में सुपर क्रूज करने की, बहुत ही फास्ट एक्सीलरेट करने की पावर्स होती हैं। तो आज के टाइम में जापान, एक चाइना का एयरक्राफ्ट है J-20 करके, जो पाकिस्तान ने भी यूज किया था ऑपरेशन सिंदूर में, एंड द अदर इज USA जिसके पास में F-35 है, जिसके पास में ये वाली कैपेबिलिटीज हैं। ओके तो ये क्या है, रफाल जो है ये आपका 4.5 जनरेशन है, तो 4 जनरेशन से थोड़ा बेटर है, बट फिफ्थ जनरेशन की जो क्वालिटीज एक्सपेक्ट करी जाती हैं वो अभी इसने फुलफिल नहीं करी है। ओके दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें कितने इंजन हैं, सो इट्स अ ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट। तो आई एम श्योर आप सब ने इंडिया का खुद का जो है HAL तेजस, सो इट इज अ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, लाइट एयरक्राफ्ट है, सिंगल सीटर होता है ये यूजली, जो इसका ट्रेनिंग वर्जन उसमें डबल सीटर है, बाकी ये सिंगल सीटर है और सिंगल इंजन है। ओके इट्स अ सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट। ओके तो ट्विन इंजन के दो फायदे होते हैं, एक तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन बेटर होता है, ट्विन इंजन से आपको डबल थ्रस्ट मिलता है, ज्यादा तेजी से आप निकल सकते हो, तो परफॉर्मेंस बेटर होती है। एट द सेम टाइम सेफ्टी भी है, ऑल्दो आज के टाइम में इतने एडवांस है कि इंजन फेलियर होता नहीं है, बट इन केस अगर एक इंजन फेल भी हो जाए तो देयर इज ऑलवेज अ सेकेंड इंजन फॉर यू टू वर्क अपॉन।
ओके, और मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, यानी मल्टीपल रोल्स ये परफॉर्म कर सकता है। कौन इसको मैन्युफैक्चर करता है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो फ्रांस की कंपनी, तो आपको कंट्री तो पता ही होगी, लेकिन कंपनी का नाम भी पता होना चाहिए। दसॉल्ट एविएशन करके कंपनी है फ्रांस की। इट इज द कंपनी जो रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट को यहां पे मैन्युफैक्चर करती है। ओके, सो दिस इज विथ रिगार्ड टू रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट। अब यहां पे हम एक और चीज समझेंगे, विच इज कि यहां पे कौन सी वो इंस्टीट्यूशंस हैं या कमिटीज हैं जो डिफेंस का प्रोक्योरमेंट को यहां पे फाइनलाइज करती हैं। ओके, अब देखिए पूरा प्रोसेस जो है वो तो टेक्निकल है, जिसके अंदर में इसमें पहले टेंडर आएगा, उसके बाद में जो आपके डिफेंस फोर्सेस हैं, जो उनके रिक्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंगली वो शॉर्टलिस्ट करेंगे, उनको टेस्ट करेंगे, फिर टेक्निकल कमिटी चेक करेंगी, और उसके बाद में अगर उनको लगता है कि यस दिस कैन बी शॉर्टलिस्टेड, तो उसके बाद में जो पॉलिटिकल अथॉरिटीज हैं, जो यहाँ पे गवर्नमेंट है, वो यहाँ पे इन्वॉल्व होती है। तो गवर्नमेंट में कौन सी इन्वॉल्वमेंट है, कौन कौन सी काउंसिल्स की, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो पहला तो है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, और दूसरा है फिर कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी। ओके, पहला है डीएसी और फिर उसके बाद आएगा सीसीएस। अब जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, तो जब मिलिट्री के जो आर्म फोर्सेस हैं, जब वो अपना पूरा टेस्टिंग कर लेती है, उसके बाद में इट इज द फर्स्ट गवर्नमेंट बॉडी जो यहां पे उसके अप्रूवल को आगे भेजती है। ओके, तो जैसे कि ये जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, इट इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी इन द डिफेंस मिनिस्ट्री। डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर में ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, और ये चेयर कौन करता है, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो कोई मुझे क्या कमेंट बॉक्स में बता सकता है कि हु इज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कौन है डिफेंस मिनिस्टर? एनीवन इन द कमेंट बॉक्स कैन आंसर इट। ओके, अदर्स ऑल्सो यू आर वॉचिंग इट, बट प्लीज ट्राई टू आंसर ऑल्सो। ओके, सो एनीवे डिफेंस मिनिस्टर कौन है इस टाइम में, तो वो उनको चेयर करते हैं डिफेंस एक्शन काउंसिल को। और फाइनली दिए सबसे इंपॉर्टेंट जो ये एक परमिशन अलाउ करते हैं, दैट इज एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी। ओके, तो यहां पे अगर इन्होंने ये जो नोटिस है ये प्रोवाइड कर दिया, ये नेसेसिटी का एक्सेप्टेंस यहाँ पे डॉक्यूमेंट ट्रांसफर कर दिया, विच मींस कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक्सेप्ट कर ली है यहाँ पे जो आर्म फोर्सेस की डिमांड है, रिक्वायरमेंट है उसको। ओके, और ये क्या करती है, जितने भी डिफेंस प्रोक्योरमेंट करने की पॉलिसीज हैं, कि हमें कौन सी गन्स बाय करनी है, एयरक्राफ्ट बाय करने हैं, इक्विपमेंट्स बाय करने हैं, रेडार्स बाय करने हैं, डिफरेंट प्रोक्योरमेंट जो करने हैं, उसका जो डिफेंस के लेवल पे जो अप्रूवल होता है मिनिस्ट्रियल लेवल पे, वो डीएसी करती है। ओके, लेकिन इट इज पॉसिबल कि डीएसी यहां पे डिमांड कर रही है ऑफ अ वेरी हाई एयरक्राफ्ट, जिसको लेट से अभी हमारे पास में फंड्स ही नहीं है। तो अब इसका जो फंडिंग वाला पार्ट है, इसका जो फाइनल अप्रूवल है, वो कौन करता है? तो उसके लिए वी हैव अ सेपरेट कमिटी, वेरी इंपॉर्टेंट कमिटी, कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी। और ये जो कमिटी है, ये फाइनल अप्रूवल प्रोवाइड करती है। सो डीएसी डज नॉट गिव द फाइनल अप्रूवल बाय सीसीएस। ओके, तो यहां पे डीएसी ने तो अप्रूवल कर दिया है, पॉसिबल चांसेस हैं कि हमारा ये अप्रूवल यहां से आ जाएगा, लेकिन इसके बाद में अभी सीसीएस से अप्रूवल चाहिए होता है, बिकॉज जो सारे एयरक्राफ्ट हैं, एक एक एयरक्राफ्ट इज अ वेरी कॉस्टली बाय, और इसमें अगर हम 100+ को बाय करें तो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना ज्यादा हमारे पास बजट होना चाहिए। तो यस, फाइनल डिसीजन यहाँ पे सीसीएस लेगा, जो प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं। एंड इसके अलावा इसमें जो सारे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर हैं सेंटर के, डिफेंस, होम, फाइनेंस एंड एक्सटर्नल अफेयर्स, तो यहां पे आप देख सकते हो कि ये एक्सटर्नल डिफेंस के लिए, और ये इंटरनल डिफेंस के लिए, ये फाइनेंस के लिए, और ये हमारे आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए जो इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर्स, ये सभी सीसीएस के मेंबर्स होते हैं, एंड दे आर द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेजर डिफेंस प्रोक्योरमेंट। ओके, तो मेजर डिफेंस प्रोक्योरमेंट के लिए ये लोग रिस्पॉन्सिबल है। गुड ईशांत आदित्य, यू हैव गिवन द राइट आंसर। यस, डिफेंस मिनिस्टर करंटली इज योर राजनाथ सिंह। तो राजनाथ सिंह आपके अभी डिफेंस मिनिस्टर है, बट एट द सेम टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड कि डीएसी और सीसीएस में क्या डिफरेंस होता है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट न्यूज पे मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज है सुप्रीम कोर्ट फ्लैग स्टेट्स प्रेफरेंस फॉर एड हॉक डीजीपी अपॉइंटमेंट। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्रिटिसाइज करा है जो स्टेट्स का एक तरीका हो गया है एड हॉक डीजीपी अपॉइंट करने का। तो इस न्यूज से समझने पहले आपको मैं डीजीपी कौन होता है बता देता हूं। डीजीपी जो होता है, डीजीपी इज द सीनियर मोस्ट पुलिस ऑफिसर एट द स्टेट लेवल।
ओके, स्टेट लेवल पे जो पुलिस फोर्सेस हैं उसमें सबसे सीनियर मोस्ट पुलिस ऑफिसर डीजीपी होता है। तो ये सीनियर मोस्ट होता है, तो ही और शी हेड्स द स्टेट पुलिस। पूरी स्टेट पुलिस किसके अंडर में आती है? ओके, तो अगर आईपीएस की बात करी जाए तो आईपीएस में जो सबसे सीनियर मोस्ट आईपीएस होता है स्टेट में, वो हेड करता है स्टेट पुलिस ऑफिसर्स, स्टेट पुलिस फोर्सेस को। और इट इज द सिंगल बॉडी, सिंगल पर्सन जो रिस्पॉन्सिबल होता है टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन अ स्टेट। तो पूरे स्टेट की जो पुलिसिंग की जिम्मेदारी है वो डीजीपी के ऊपर होती है। ओके, सो यू कैन सी हियर कि कितना इंपॉर्टेंट ये अपॉइंटमेंट होता है। अब यहां पे बिकॉज पूरी की पूरी पुलिस फोर्स यहां पे डीजीपी के अंडर में होती है, और यहां पे स्टेट्स वुड आल्सो वांट कि पुलिस को वो कंट्रोल कर पाए, तो यूजुअली वो प्रेफरेंस ऐसे किसी डीजीपी को देते हैं जो लेट से उनके इंटरेस्ट को भी सर्व करे, उनकी बातों को माने। तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में होती है, दे वुड वांट समवन जिसको वो कंट्रोल कर सके। ओके, एंड द रीजन इज कि लेट्स से बिकॉज वी नो दिस, कि इसमें छुपाने की बात नहीं है कि हमारे एमएलए जो हैं, हमारे जो डिफरेंट मिनिस्टर्स होते हैं स्टेट लेवल पे, वो कितने ज्यादा ईमानदार हैं। ओके, कोई करप्शन नहीं करता है। तो इन केस अपोजिशन पार्टी कोई करप्शन करती है और ये डीजीपी एक्ट ना करे, तो यहां पे वो डीजीपी ऐसा चूज करना चाहते हैं जो उसके अगेंस्ट में एक्ट कर पाए। ओके, मैं सरकास्टिकली कह रहा था, कहने का मतलब यहां पे ये है कि पॉलिटिकल पार्टी ऐसे किसी डीजीपी को चूज करना चाहेंगे जब उनका कोई एमएलए इन्वॉल्व है, मिनिस्टर इन्वॉल्व है, या उनका कोई सपोर्टर इन्वॉल्व है करप्शन केस में या किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में, तो उसके अगेंस्ट में तो एक्शन ना लिया जाए। एट द सेम टाइम अगर वो अनएथिकली भी यहां पे अपोजिशन को टारगेट करना चाहते हैं, तो यहां पे जो डीजीपी है वो पुलिस फोर्सेस को यहां पे कुछ भी उनके अगेंस्ट में ऑर्डर ना दे। तो यहां पे इस पर्पस के लिए क्या होता है कि इन डीजीपीस को इस तरीके से अपॉइंट किया जाता था कि यहां पे पॉलिटिकल पार्टी जो है, रूलिंग पार्टी जो है, वो उसको यहां पे बेसिकली कंट्रोल कर सके। अब इसमें जब इस तरीके से बहुत कॉमनली हो रहा था, तो 2006 में एक इंपॉर्टेंट केस आया है। दैट केस वाज प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। प्रकाश सिंह खुद एक फॉर्मर डीजीपी हैं, एंड व्हेन ही वाज इनसाइड द सिस्टम, ही फेल्ट कि इस सिस्टम को चेंज करने की बहुत जरूरत है। तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन करी, इसलिए इनका नाम है प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, केस का नाम। तो यहां पे इन्होंने पिटीशन करी, और फिर उस पिटीशन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी हमें कि हमें कैसे पुलिस में कुछ रिफॉर्म्स करने। बहुत इंपॉर्टेंट केस है इसका। ओके, अगेन एज अ क्लैट एस्पिरेंट, एज अ लॉ एस्पिरेंट, अभी आपको इसको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अनलेस ये करंट में कहीं पे आता है तो हम आपको करवा देंगे। अदरवाइज आप कॉलेज जाओगे तो क्रिमिनल लॉ में इस केस को आप जरूर से पढ़ोगे। तो इसमें अरेस्ट को लेकर, आपके पुलिस की पावर्स को लेके, फंक्शंस को लेके बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है आपका। और इसी जजमेंट ने क्या कहा था, इसमें कोर्ट ने क्या कहा कि जो डीजीपी है इसको हमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से फ्री रखना है। ओके, कि जो डीजीपी है, वी वुड लाइक कि इस पे कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो, इसका मिसयूज ना किया जाए। बिकॉज डीजीपी पूरे पुलिस फोर्सेस को हेड कर रहा है, तो डीजीपी जैसा कहेगा नीचे के ऑफिसर्स को वो ही फॉलो करना पड़ेगा। तो यहां पे डीजीपी जो है, जो सुप्रीम कोर्ट है, इसने कहा कि डीजीपी का कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। सो इसलिए इन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी। जैसे कि इन्होंने क्या गाइडलाइंस दी सुप्रीम कोर्ट ने, कि जब भी आप डीजीपी अपॉइंट करोगे, स्टेट जब भी डीजीपी अपॉइंट करेगी, तो उसके लिए आपके पास में 3 सीनियर मोस्ट एंड मेरिटोरियस ऑफिसर्स की एक लिस्ट होनी चाहिए। यानी कि जितने भी कैंडिडेट्स डीजीपी के लिए हैं, उसमें से जो कंसीडरेशन फाइनल में जाएंगे, उसमें 3 लोगों को आपको शॉर्टलिस्ट करना है। आप सीधे एक को सेलेक्ट नहीं करोगे, ठीक है? आपको 3 लोगों की लिस्ट बनानी है जो सीनियर मोस्ट भी होंगे और मेरिटोरियस भी होंगे। तो ये दोनों चीजें होना रिक्वायर्ड है। ओके, और ये शॉर्ट लिस्टिंग कौन करेगा? तो ये शॉर्ट लिस्टिंग यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट नहीं करेगी, ये करेगी यूपीएससी। आई एम श्योर आप सबने यूपीएससी का के बारे में सुना होगा। आईएएस आईपीएस के एग्जाम जो होते हैं वो यही कंडक्ट कराती है। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव दिया यूपीएससी को कि ये जो ऑफिसर्स का पैनल का लिस्ट है, ये आपको प्रिपेयर करना है। ओके, ये आपको प्रिपेयर करना है। और फाइनली जिसको भी सेलेक्ट किया जाता है इन तीनों में से, उस पर्सन को मिनिमम फिक्स टेन्योर ऑफ 2 इयर्स देना पड़ेगा।
ओके तो इसमें मिनिमम 2 साल का डीजीपी का टेन्योर होना ही चाहिए, सो दैट कि वो एक फ्रीडम के साथ में वर्क कर सके। उसको बार बार ये फील नहीं होना चाहिए कि मुझे यहाँ पे अगर मैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाता हूं या इस तरह से एक्शन लेता हूं तो मुझे रिमूव किया जा सकता है, मुझे पनिश किया जा सकता है। तो मिनिमम 2 साल का टेन्योर यहाँ पे देना होगा। ओके तो यहाँ पे प्रोसेस क्या है? प्रोसेस इज बेसिकली कि जो स्टेट गवर्नमेंट को एलिजिबल कैंडिडेट्स लगते हैं उनको रिकमेंडेशन सेंड करेंगे वो यूपीएससी को, और यूपीएससी उसमें से 3 को पिक करके, 3 सीनियर मोस्ट और मेरिटोरियस को पिक करके उसको यहां पे वापस से रेफर करेगा किसको? स्टेट गवर्नमेंट को, क्योंकि फाइनल जो डिसीजन है वो स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी। तो यहां पे जिसको भी सिलेक्ट किया जाता है उसको फिर मिनिमम 2 इयर्स का यहां पे आपको टेन्योर देना है। ठीक है, अब देखिए यहां पे प्रॉपर प्रोसेस दिया है, लेकिन इसको कैसे जो आपकी गवर्नमेंट है वो कैसे मिसयूज करती है। अब देखिए इस अपॉइंटमेंट में सबसे पहला स्टेप ही क्या है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको नाम, जो एक पैनल के को जो नाम भेजने हैं, रिकमेंडेशंस भेजनी है, लेट से कि इसको यहां पे शॉर्टलिस्ट करके लेट से 7 to 8 पर्सन के नाम बताने हैं। ओके और उसके बाद में फिर यूपीएससी इसमें से 3 को पिक करेगा। ओके 3 यूपीएससी यहां पे रिकमेंडेशन सेंड करेगा और इसके अंदर में से स्टेट गवर्नमेंट को एक को चूज करना है। तो देखिए यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि यूपीएससी यहां पे अपॉइंट करके भेज रहा है, क्योंकि फाइनल अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट ही करेगा। तो इस प्रोसेस के अंदर में आप देखिए कि जिनको आप रिकमेंड करना चाहते हो उनका लिस्ट भी आप ही भेजोगे, 7 to 8 10% जितना भेजना चाहते हो आप। यूपीएससी उसमें से 3 को शॉर्टलिस्ट करेगा और उन 3 में से जो शॉर्टलिस्ट हुए उसमें अपॉइंट किसको करना है ये भी स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी। तो यहां पे जिसकी पावर है उसको रिमूव नहीं किया गया है, उसको स्टेट गवर्नमेंट को ही ये पावर दी गई है। ओके लेकिन यहां पे स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है? इट इज वेरी सिंपल कि अगर मैंने यहां पे स्टेट गवर्नमेंट ने यहां रिकमेंडेशंस की लिस्ट ही नहीं भेजी तो आगे का जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है वो स्टॉल हो जाएगा। एंड बिकॉज अभी कोई स्टेट में एक फुल टाइम डीजीपी नहीं है, तो उस सिचुएशन में आप किसको अपॉइंट कर सकते हो? आप अपॉइंट कर सकते हो एक एडहॉक डीजीपी को। ओके एडहॉक का मतलब क्या होता है? एडहॉक का मतलब होता है टेम्पररी। ओके तो जब कोई पोजीशन खाली रहती है तो उस टाइम में टेम्पररी पीरियड के लिए कि जब तक अपॉइंटमेंट प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है तब तक आप एडहॉक डीजीपी अपॉइंट कर सकते हो। और इस तरीके से स्टेट क्या करते थे? एक्टिंग या आपके एडहॉक डीजीपी को, एक्टिंग का मतलब कि फॉर द टाइम बिंग, एक ही बात है एक्टिंग बोल दूं मैं एडहॉक बोल दूं, तो यहां पे रेगुलर डीजीपी की जगह वो क्या कर रहे हैं? एक्टिंग डीजीपी को अपॉइंट कर रहे हैं। और उससे क्या हो रहा है कि जो आपके एक्सेप्शनल मेरिटोरियस कैंडिडेट्स हैं, जो आपके टोटली नॉन करप्ट कैंडिडेट्स हैं, जो एथिकल स्टैंडर्ड्स में बिलीव करते हैं, बहुत बार दे डोंट गेट द अपॉर्चुनिटी टू बिकम डीजीपी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर कल्चर को यहां पे क्वेश्चन करा है और अब यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने एक स्ट्रिक्ट यहां पे ऑर्डर पास किया है, डायरेक्शंस दिए हैं, विच इज कि यूपीएससी को बोला है कि भाई आप इसमें फॉल ना करें अगर स्टेट्स ऐसे डिले कर रहा है। डू नॉट जस्ट कीप राइटिंग टू द स्टेट्स कि आप प्लीज नाम का लिस्ट भेजिए सो दैट हम यहां पे आपको रिकमेंडेशन सेंड कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे यूपीएससी को क्या बोला है कि अगर कोई स्टेट यहां पे अननेसेसरी डिले करता है तो यूपीएससी जो है वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है फॉर गेटिंग द प्रोसेस इन लाइन, कि अगर ये प्रोसेस नहीं चल रहा है तो यूपीएससी यहां पे स्टेट के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है और फिर सुप्रीम कोर्ट यहां पे प्रॉपर ऑर्डर पास करके अपॉइंटमेंट्स डिक्लेयर कर सकता है। ठीक है तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने एक और इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया है जिससे स्टेट लेवल पे जो पुलिस पॉलिटिकल कंट्रोल में रहती है उसको हम थोड़ा फ्री कर पाए। ठीक है नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। ओके नेक्स्ट न्यूज है आपकी, MSF has raises concerns over FDA impact on medicines in India। ठीक है तो इस न्यूज को मैं समझाता हूं। एमएसएफ जो है वो एक इंटरनेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें डॉक्टर्स, नर्सेस, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जहां पे पीपल आर इन डेंजर, पीपल आर इन रिक्वायरमेंट ऑफ हेल्थ इंटरवेंशन, वहां जाके ये फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो इट्स अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो डॉक्टर्स, नर्सेज और हेल्थ वर्कर्स की है। और जहां पर भी कोई कंफ्लिक्ट चल रहा है, कहीं पर कोई पेंडेमिक ब्रेकडाउन हो गया, जैसे कोविड आया था, तो एमएसएफ इंटरनेशनली वर्क करता है। तो इसने कंसर्न्स रेज करी हैं इंडिया और ईयू के बीच में जो एफटीए हुआ है उससे जो अफोर्डेबिलिटी है मेडिसिन की, उस पे जो इंपैक्ट पड़ने वाला है। ओके इंडिया ईयू एफटीए कंसर्न्स ओवर एक्सेस टू मेडिसिन। ओके तो यहां पे मेडिसिन सांस फ्रंटियर जो है
ओके, सो एमएसएफ का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। लाइक आई ऑलवेज टेल यू भाई, फुल फॉर्म जो है इनके अच्छे से कर लेना, बिकॉज ये आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दैट इज द ओनली रीजन व्हाई आई वांट यू टू नो ऑल ऑफ दिस। तो जो मेडिकल साइंस फ्रंटियर है एमएसएफ जो है, इसको बोला जाता है, अदरवाइज अगर इसको इंग्लिश में करा जाए, फ्रेंच टर्म हो जाएगा, इट इज डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इंग्लिश इसका ट्रांसलेशन होगा डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इट्स अ वेरी फेमस इंस्टीट्यूशन। इट इज सो गुड कि इसको नोबेल पीस प्राइज भी मिला है 99 में फॉर इट्स फेब्युलस वर्क इन 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 कंफ्लिक्ट रिडन एरियाज। तो जैसे भी गाजा में कंफ्लिक्ट चल रहा है, तो एमएसएफ जो है इट इज द मेन ऑर्गेनाइजेशन जो वहां पे अपनी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ओके, फाउंड हुआ था 1971 में फ्रांस के अंदर में। इट्स एन इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो ये जो एमएसएफ है ये इसकी डिटेल्स हो जाएंगी। अब इसने क्या बोला है कि इंडिया ईयू का एफटीए जो है उसमें कंसर्न से अफोर्डेबिलिटी का अफेक्ट होने का, उनकी एक्सेसिबिलिटी का यहां पे कंसर्न रेज हो सकता है। तो इंडिया ईयू का एफटीए अभी रिसेंटली साइन हुआ है, जिसको हमने मदर ऑफ ऑल डील्स कहा है। ओके, और जो यूएस का उसको अब हम डैड्स ऑफ ऑल डील, पापा ऑफ ऑल डील्स बोल सकते हैं। ओके, एनीवे ये सब क्या है, ये सिर्फ ऐसे निक नेम्स इनके निकाले हुए हैं। तो इंडिया यू का एफटीए जो है ये बहुत ही ब्रॉड है, गुड्स को, इन्वेस्टमेंट को, इकोनॉमिक कॉपरेशन को, सबको ये इसमें इन्वॉल्व करता है। और इसके अंदर में फार्मा का जो एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट है, डिजिटल ट्रेड जो है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लाइक पेटेंट्स, वो भी इसके अंदर में कवर है। ठीक है, बहुत बार हम क्या सोचते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज की बात है तो सिर्फ गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट और सर्विस किसी को एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो ही इन्वॉल्व होता है, लेकिन इसके अंदर में इवन आपका जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, आपका जो कैपिटल है, डिजिटल ट्रेड है, सब कुछ इसके अंदर में एफटीए के अंदर में इन्वॉल्व है। ओके, तो यहां पे आपको समझने की बात क्या है कि किस तरीके से यहां पे जो एक्सेस टू मेडिसिन है वो एफटीए में आपका रिस्ट्रिक्ट हो सकता है, तो इसको समझना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो यहां पे मैं आपको दो तीन टेक्निकल टर्म समझा रहा हूं। टेक्निकल टर्म्स आपको बहुत हेल्प करते हैं समझने के बाद। इंग्लिश में, जीके में, लीगल में और लॉजिकल में, किसी में भी इसका क्वेश्चन आ सकता है, स्पेसिफिकली लीगल में, तो वहां पे आपको हेल्प करेगा। अब देखिए, जो इंडिया ईयू का एफटीए है वो यहां पे एक क्लॉज रखता है डेटा एक्सक्लूसिविटी का। डेटा एक्सक्लूसिविटी का, अब ये डेटा एक्सक्लूसिविटी क्या है, थोड़ा सा मैं सिंपल तरीके से शॉर्ट में समझा देता हूं। तो देखिए, जब भी कोई कंपनी, फार्मा कंपनी कोई मेडिसिन बनाती है, तो उस मेडिसिन वो वर्क करती है नहीं करती, उसके क्लिनिकल ट्रायल्स करती है। तो यूजुअली किसी पुअर कंट्री में जाएगी वो कंपनी और वहां पे पुअर लोग्स को थोड़ा सा पैसा देके उनके ऊपर पे अपनी मेडिसिन को ट्राई करेगी कि ये इस डिजीज में या इस इलनेस में या ये वैक्सीन जो है इस डिजीज के प्रोटेक्शन में हमें हेल्प करती है नहीं करती। तो जो ये क्लिनिकल ट्रायल्स का डेटा होता है, ये डेटा पब्लिकली अवेलेबल होता है। ओके, अगर किसी को भी पेटेंट चाहिए कि मुझे मेरे मेडिसिन पे पेटेंट चाहिए, तो मैंने जितना भी मेरा कंपोजिशन है, कैसे मैंने वो मेडिसिन बनाई है, उसकी क्लिनिकल ट्रायल्स कैसे हुई थी, कहां पे वर्क हुआ है, किस लोगों पे, किस एज ग्रुप पे वर्क नहीं करा है, फॉर इसकी एफिकेसी क्या है, कितनी डोजेस के बाद ये वर्क करता है, कितने दिन में यहाँ पे ट्रीटमेंट होता है, ये सब क्या है, ये सब डेटा के फॉर्म में अवेलेबल होता है हर कंपनी के पास में। तो अगर आपको पेटेंट चाहिए तो आपको ये डेटा यहां पे पब्लिक करना पड़ेगा। अब डेटा एक्सक्लूसिविटी का जो प्रिंसिपल है, जो इस बार आपके इंडिया यूएफटीए में इंक्लूड करा गया बिकॉज यूरोपियन यूनियन वांट्स इट, इसके बाद में आपके जो ये डेटा है, ये जो जेनरिक मैन्युफैक्चरर्स है, जेनरिक मतलब कि जो नॉन ब्रांडेड मेडिसिन बनाते हैं, इनको एक फिक्स पीरियड तक ये डेटा एक्सेसिबल नहीं होगा। ओके, तो देखिए, जेनरिक मेडिसिन क्या होती हैं ये और समझ लो। जेनरिक होती हैं नॉन ब्रांडेड। तो सिंपल से ऐसे समझो कि जिस फार्मा कंपनी ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके, पैसा लगा के, मेहनत करके आपका वो फार्मा, वो मेडिसिन बनाया है, वो तो ब्रांडेड उसका हो गया, ब्रांडेड पीस हो गया। और उसका ही, उसी सेम चीज को मैंने अगर कॉपी कर लिया, बिकॉज सॉल्ट कंपोजिशन ही तो मुझे पता होना चाहिए, तो उसके बाद जो मैं बनाऊंगा वो हो जाएगा मेरा जेनरिक मेडिसिन। ओके, तो वो हो जाएगी क्या, जेनरिक मेडिसिन। तो यहां पे इंडिया जो है उसको फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। इंडिया को क्या कहते हैं हम, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज इंडिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है जेनरिक मेडिसिन का, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है जेनरिक मेडिसिन का, एंड लॉट ऑफ कंट्री डिपेंड्स ऑन इंडिया फॉर चीप जेनरिक मेडिसिन। तो यहां पे एमएसएफ जो है, जो कंफ्लिक्ट रिडन एरियाज में लोगों की हेल्प करता है, इट ऑल्सो रिलाइज ऑन द एक्सपोर्ट्स ऑफ जेनरिक मेडिसिन बाय इंडिया। लेकिन अगर यहां पे डेटा एक्सक्लूसिविटी आ जाएगा, तो वो जो पूरा का पूरा डेटा होता है फार्मा कंपनीज का, इंडियन कंपनीज जो है वो उसको यूज नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इंडिया ईयू एफटीए जो है वो फिक्स पीरियड तक उसको यूज करने की परमिशन नहीं देता। उससे क्या होगा कि भाई जो अफोर्डेबल जेनरिक मेडिसिन है, जो नई नई डिस्क्लोज हो रही है, नई नई मार्केट में आ रही है, उसकी एंट्री डिले हो जाएगी।
ओके, तो ब्रांडेड आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो और जेनरिक बना नहीं पाओगे, तो इसको रेस करा एमएसएफ ने। दूसरा क्या है, पेटेंट टर्म का एक्सटेंशन यहां पे हो रहा है। अब देखिए, जो मैंने आपको बताया पेटेंट होता है आईपीआर, ये 20 साल के लिए होता है। तो अगर मैं एक बड़ी फार्मा कंपनी हूं और मैंने रिसर्च करके कोई मेडिसिन बनाई है, तो मुझे मेरे काम का रिवॉर्ड मिलना चाहिए और उसके लिए मुझे एक्सक्लूसिव राइट होता है उसको सेल करने का और उसी को, उस प्रोडक्ट को बेचने का फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स। कोई भी उसको यूज नहीं कर सकता है। लेकिन जैसे ही 20 ईयर का पीरियड कंप्लीट होता है, उसके बाद आप जेनरिक मेडिसिन बना सकते हो। तो यहां पे डेटा एक्सक्लूसिविटी का प्रिंसिपल भी आ चुका है, उससे भी डिले हो जाएगा अफोर्डेबिलिटी में। और दूसरा क्या है, पेटेंट टर्म जो है वो भी एक्सटेंड होगी, 20 ईयर से ज्यादा हो जाएगी इंडिया और ईयू के केस के अंदर में। ओके, तो ईयू में कोई फार्मा कंपनी है, उसने कोई ड्रग मेक करा है, बनाया है, तो उसका पेटेंट जो है वो इंडिया में 20 ईयर से ज्यादा तक का वैलिड हो पाएगा। ओके, तो ये एक है। तीसरा क्या, इंपैक्ट ऑन कंपल्सरी लाइसेंसिंग। अब ये एक इंटरेस्टिंग आपका प्रिंसिपल है कंपलसरी लाइसेंसिंग का। ओके, इसको समझना। अब देखिए, बहुत बार ऐसे फार्मा मेडिसिन बनाई जाती हैं, ड्रग्स बनाए जाते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन उनकी प्राइजेस इतनी हाई होती हैं कि उसको कॉमन मैन अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो यहां पे जो इंडियन लॉ है, इंडियन लॉ जो है, पेटेंट्स एक्ट जो है, उसमें कंपलसरी लाइसेंसिंग का एक प्रोविजन है। कंपलसरी लाइसेंसिंग का प्रोविजन जो है, इंडिया की अथॉरिटीज को अलाउ करता है कि कोई भी ऐसी मेडिसिन जो कॉमन मैन के लिए अनअफोर्डेबल है, इंडिया में अवेलेबल नहीं है, उन सबको बनाने की परमिशन, ऑल दो अदरवाइज वो पेटेंट से प्रोटेक्टेड है, उन सबको बनाने की परमिशन इंडियन गवर्नमेंट इंडिया की ड्रग कंपनीज को दे सकता है। यानी सिंपली, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि ये पेटेंट से प्रोटेक्टेड है मेडिसिन, इंडियन अथॉरिटीज उस फॉरेन मेडिसिन को यूज करने की, उसको बनाने की परमिशन जो है वो दे सकती है। और इसको बोला जाता है कंपलसरी लाइसेंसिंग। कंपलसरी लाइसेंसिंग का मतलब ये है कि आपको हम लाइसेंस दे रहे हैं, कंपलसरी लाइसेंस देना पड़ रहा है, बिकॉज यहां पे अदरवाइज मेडिसिन अफोर्डेबल नहीं है, अवेलेबल नहीं है, और लोगों की जान बचाने के लिए इनको मैन्युफैक्चर करना जरूरी है। ओके, आई होप आपको कंपल्सरी लाइसेंसिंग समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो थम्स अप दे दीजिए, नहीं आया तो थम्स डाउन दीजिए, सो दैट मैं वापस से आपको समझा सकूं। ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो इनका क्रक्स क्या हुआ कि इससे क्या होगा, जो जेनरिक मेडिसिन है वो अवेलेबल नहीं होंगी, तो जेनरिक कंपटीशन जो इवन ब्रांडेड मेडिसिन वाली कंपनीज को अपने प्राइसेस डाउन करने के लिए फोर्स करता है, वो कंपटीशन जो है वो कम हो जाएगा, और इस वजह से जो ड्रग की प्राइसेस हैं वो आपकी और सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाएंगी। तो एमएसएफ यहां पे क्या कह रहा है कि सिर्फ ड्रग्स की अफोर्डेबिलिटी नहीं, एक्सेसिबिलिटी भी हैम्पर होगी अगर ये इंडिया यू का एफटीए जो है पॉइंट बाय पॉइंट, वर्ड बाय वर्ड इसी तरीके से कॉपी कर लिया गया। ओके, सो दिस इज विथ रिगार्ड टू योर एमएसएफ न्यूज। ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। एक और इंटरनेशनल न्यूज ही है आपकी। तो यहां पे वोल्कर टर्क, जो ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, ओके, और इसी को ही यूएन ह्यूमन राइट्स एजेंसी कहा जाता है, तो कभी कंफ्यूज मत हो जाना। कहीं पे अगर ये लिखा हो या सिंपली लिखा हुआ हो, सिंपली लिखा हुआ हो यूएन का ह्यूमन राइट एजेंसी, यूएन ह्यूमन राइट एजेंसी क्या है, इट इज दी शॉर्ट फॉर दिस ओनली। ओके, तो ये सेम ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, आदित्य सेस कि उसको समझ में आ गया है। व्हाट अबाउट अदर्स, आपको समझ में आया या नहीं आया? ओके, नाइस नाइस, गुड गुड टू नो दिस। तो यहां पे जो ये ऑफिस ऑफ द यूएन ह्यूमन कमिश्नर, हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स है, दिस इज द प्रिंसिपल यूएन बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग एंड प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स ग्लोबली। ओके, तो यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है और उसके नाम में ही क्या है, ह्यूमन राइट्स की एजेंसी है। तो ये क्या करती है, अगर कहीं पर भी कोई ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है, जैसे एग्जाम्पल के लिए गाजा में हो रहा था, रशिया यूक्रेन वॉर में हो रहा है, या कहीं और भी किसी कंट्री के अंदर हो रहा है, तो ये उसको मॉनिटर करती है, उसकी मॉनिटर करती है, उसको इन्वेस्टिगेट करती है, और इंटरनेशनल यूएन बेस्ड, यूएन के अंडर में रिपोर्ट प्रिपेयर करती है कि यूनाइटेड नेशंस को, बाकी कंट्रीज को किस तरीके से इसमें एक्शन लेना चाहिए, क्या सच में ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये एक बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स है ये पता करने का कि कहां पे ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहे हैं और कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इंटरनेशनली हमें क्या एक्शन लेना चाहिए। तो इसके फंक्शंस अगर मैं देखूं, ह्यूमन राइट्स को मॉनिटर करना, सिचुएशंस को इन्वेस्टिगेट करना और रिपोर्ट करना, और ह्यूमन राइट ट्रीटी बॉडीज को इस तरीके से सपोर्ट करना। तो ये इस ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर्स फॉर ह्यूमन राइट्स का यहाँ पे फंक्शन है। ओके, तो यहां पे जो आपके वॉल्कर टर्क है, तो वॉल्कर टर्क जो है ये हाई कमिश्नर है ऑफ ह्यूमन राइट्स एजेंसी। ओके, हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स कौन है, वॉल्कर टर्क। तो ये नाम इंपॉर्टेंट हो जाएगा।
इसको अपॉइंट कौन करता है? यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल जो है, तो करंट सेक्रेटरी जनरल जो है आपके एंटोनियो गुटरस, उन्होंने इसको अपॉइंट करा है और फिर जनरल असेंबली जो है वो वोटिंग करती है और अप्रूवल देती है। अप्रूवल मिल जाता है तो दैट पर्सन इज अपॉइंटेड। तो वोल्कर टर्क को अपॉइंट किया गया। इन्होंने यहां पे ये बताया है कि जो आपका यूएन ह्यूमन राइट्स एजेंसी है ये अपने बिल्कुल सर्वाइवल मोड पे है। वाई इट इज ऑन सर्वाइवल मोड? बिकॉज इसके पास में फंडिंग की कमी है। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि इसके पास में फंडिंग की कमी हो रही है? द मेन रीजन है कि यूएसए जो है वो उसने इससे विड्रॉ कर लिया है। तो यूएस जो एक बहुत बड़ा डोनर था इस ह्यूमन राइट्स एजेंसी का, वो इसको डोनेशन नहीं दे रहा है। एंड नॉट जस्ट यूएस, मैनी अदर इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैव लेफ्ट दिस ह्यूमन राइट कमीशन। ये जो ह्यूमन राइट एजेंसी है इसके वो मेंबर्स नहीं है। और इसका जो मेन फंडिंग होता है वो या तो यूनाइटेड नेशन के बजट में से आता है, और दूसरा वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन जो मेंबर्स या आपके इंडिविजुअल डोनर जो है वो प्रोवाइड करते हैं। अब यहां पे इसमें भी कमी हुई है, और यूनाइटेड नेशंस में बिकॉज यूएस बहुत बड़ा डोनर था और उसने अब डोनेशन कम करा है, तो यूएन का टोटल बजट कम हुआ है और उस वजह से यहां पर भी बजटिंग इश्यूज हो रहे हैं। सो लॉट ऑफ पीपल हैव बीन फायर्ड फ्रॉम देयर जॉब्स हु वर वर्किंग देयर, एंड उसका सिंपल रीजन क्या है कि इनके पास में बजट कंस्ट्रेन है। सो दे आर सेइंग हियर कि भाई जल्दी से हमें, इन्होंने अपील करी है कि वी अर्जेंटली रिक्वायर्ड $400 मिलियन, हमें फटाफट से $400 मिलियन दीजिए, नहीं तो हमें ये शॉप बंद करनी पड़ेगी। ओके, तो ये है ऑफिस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। साइंस रिलेटेड न्यूज है, बहुत ही अच्छी न्यूज है, काम की न्यूज है आपकी। इट इज रिगार्डिंग द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS। तो आपने इसका नाम जरूर से सुना होगा। अगर सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू आस्क यू वन क्वेश्चन, द क्वेश्चन बीइंग, इंडिया का फर्स्ट इंडियन कौन है हु वेंट टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? If you are serious for your exam, then I'm sure you would answer it in the comment box कि भाई कौन है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का यहाँ पे पर्सन जो फर्स्ट इंडियन है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गया। आई एम श्योर एवरीवन नोज दिस आंसर एंड आई वुड एक्सपेक्ट एवरीवन टू आंसर इट इन द कमेंट बॉक्स कि कौन सबसे पहले गया था, इफ यू आर सीरियस फॉर क्लैट एंड एलेट प्रिपरेशन। ओके, तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है? सो इट्स अ स्पेस लेबोरेटरी। इसको हम स्पेस की एक लेबोरेटरी बोल सकते हैं, जहां से डिफरेंट कंट्रीज से स्पेस में साइंटिस्ट जाते हैं और डिफरेंट अपने जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको माइक्रोग्रेविटी के अंदर में, उनको स्पेस के अंदर में कंडक्ट करते हैं, जो हमें हमारी कंट्री में, नॉट कंट्री, वर्ल्ड में भी हेल्प करते हैं, और आगे जो हम स्पेस एक्सप्लोरेशन करना चाहते हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग में और स्पेस वेदर की अंडरस्टैंडिंग में भी हेल्प करते हैं। सो व्हाट इज इट? इट इज अ परमानेंटली इनहेबिटेड स्पेस स्टेशन ऑर्बिटिंग अर्थ। तो लो अर्थ ऑर्बिट में आपका ये स्पेस स्टेशन है और परमानेंटली इनहेबिटेड रहता है। इसका मतलब क्या है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वहां पे कोई ना कोई वहां पे साइंटिस्ट वर्कर जो है वो अवेलेबल रहते हैं। इसकी स्पीड बहुत फास्ट है भाई, 8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ये लो अर्थ ऑर्बिट में मूव करता है। तो समझ सकते हो कितना फास्ट ये मूव करता है। और नवंबर 2000 में ये कंप्लीटली बन चुका था और तब से ये इसमें कंटिन्यूअस ह्यूमन प्रेजेंस है। बहुत बड़ा साइज, एक फुटबॉल फील्ड जितना है ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। लेकिन द बैड न्यूज इज कि 2030 में इसकी लाइफ जो साइकिल है वो कंप्लीट हो गई है। तो इसको अब डी ऑर्बिट करा जाएगा और वापस से इसको एटमॉस्फेयर में एंटर करा के डिस्ट्रॉय किया जाएगा, बिकॉज की लाइफ साइकिल कंप्लीट हो चुकी है। सो ये जो इंसिडेंट है इट्स सैड, इट इज गोइंग टू बी अ सैड इंसिडेंट, बिकॉज फॉर सो मेनी इयर्स ये एक बड़ा एग्जांपल था कि चाहे यूएस यूएसएसआर एक दूसरे से बात नहीं करते हो या एक दूसरे के एनिमी नंबर 1 रहे हो, यूएस है, रशिया है, बाकी कंट्रीज हैं, लेकिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर में दे हैव कोलैबोरेटेड सिंस 2000। ओके, तो यूएसआर तो चलो खत्म हो गया था, तो यूएस रशिया बोल लेते हैं। तो 2001 से आप ये मान लीजिए कि चाहे कुछ भी आपके अर्थ के ऊपर पे हो रहा है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर में कोई पॉलिटिक्स नहीं हो रही है, कोई इस तरह से इन फाइटिंग नहीं हो रही है। ओके, तो यहां पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है 2030 में ये आपका एंड हो जाएगा। मेन पार्टिसिपेटिंग स्पेस एजेंसीज कौन है जिन्होंने इसको लॉन्च किया था? सो यस, नासा इज देयर, रशिया की जो स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस, तो वो हो जाएगा, ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी इसको रन करती है साथ में, और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी इसको करती है, एंड फाइनली कैनेडियन स्पेस एजेंसी CSA। ये 5 इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेटिंग स्पेस एजेंसीज हैं, यानी कि ISS को रन करने की जो फंडिंग है ये 5 लोग मिलके देते हैं। ओके, तो इंडिया इसमें अगर विजिट भी करा है सुभाष शुक्ला ने, तो दे वर नॉट देयर, दे डोंट हैव टू गिव एनी फंडिंग टू दिस ISS। देना चाहो दे सकते हो, बट इंडिया इज नॉट बाउंड टू। ये 5 जो कंट्रीज हैं स्पेस एजेंसी, ये इसको रन करते हैं। ओके, तो ये है विथ रिगार्ड टू ISS।
द बैड न्यूज इज कि भाई ये डी ऑर्बिट हो जाएगा 2030 में। ओके, प्लान्ड है इसका, पॉसिबली 2030 में कर देंगे। नासा इस प्रोजेक्ट को बेसिकली परफॉर्म करेगा, और किसको सेलेक्ट किया उसने, एलॉन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स, इसको ये टास्क दिया गया है कि आप वो व्हीकल बनाइए जो इसकी कंट्रोल्ड री एंट्री कराएगा। ओके, अगर कंट्रोल री एंट्री नहीं कराई गई तो इट इज पॉसिबल कि ये किसी लैंड फॉर्म पे जहां पे हैबिटेशन है, ह्यूमंस रहते हैं, वहां पे कहीं पे हो जाए। कोशिश ये करी जाएगी। पॉइंट नेमो, ओके, पॉइंट नेमो एक पॉइंट है ओशन में जो फारदेस्ट पॉइंट है फ्रॉम एनी लैंड मास, एनी लैंड मास से सबसे फारदेस्ट पॉइंट है। यानी यहां पे अगर क्रैश होता है द चांसेस आर जीरो, जीरो नेग्लिजिबल नहीं, जीरो है कि ये किसी ह्यूमन हैबिटेशन को हिट कर सकता है। ओके, और इसके बाद में जब ये एंड हो जाएगा फिर क्या है, तो जब ये आईएसएस एंड होगा तो फिर एक ही आपका स्पेस स्टेशन होगा जो आपका ऑर्बिट कर रहा होगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी योर टियांगोंग। चाइना का टियांगोंग है, चाइना का खुद का स्पेस स्टेशन है, सो इट इज गोइंग टू बी द ओनली ऑपरेशनल स्पेस स्टेशन इन आफ्टर 2030। यूएस जो है अब क्या खुद के कोई स्पेस स्टेशन लॉन्च करने वाला है, नासा खुद लॉन्च करेगी? आंसर इज नो। यहां पे अब ये कमर्शियली ऑपरेटेड स्पेस स्टेशन को रन करेगी। तो स्पेस एक्स है, एक्सियोम है, आपका ब्लू ओरिजिन है, जेफ बेजोस का है ये कंपनी, ये सब अपने स्पेस स्टेशन क्रिएट कर रहे हैं। और यूएस को अगर कोई हेल्प चाहिए होगी, नासा को कुछ लॉन्च करना है, तो वो इनसे ही हेल्प लेगी। इनको कोई एक्सपेरिमेंट करना है तो वो इनको पे करेगी। ओके, तो सक्सेसर एरा ये रहेगा। इसके अलावा गुड न्यूज इज कि इंडिया भी इसमें पीछे नहीं है। इंडिया भी अपना एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन प्लान कर रहा है, जो 2035 का हमने अभी करंट टारगेट रखा है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बस 2035 में हम लॉन्च करेंगे। 2027 का प्लानिंग है हमारा गगनयान को लॉन्च करने का। ओके, तो 2027 में हम लोग खुद इंडियन इसरो जो है वो लोगों को, इंडियंस को स्पेस में भेजने की कैपेबिलिटी को करेगा। क्या वहां पे वो उनको 2 दिन तक 3 दिन तक रख सकता है या नहीं? और फिर हम 2035 तक हमारा प्लान है टू लॉन्च आवर वेरी ओन भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बाय 2035। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। इंडियन एक्सप्रेस से भी 2 न्यूज है हमारे पास में। यही फायदा है 2 न्यूज़पेपर करने का। तो ये न्यूज आपके हिंदू में भी आई है, बट उतने अच्छे से कवर नहीं है, यहां पे बहुत अच्छे से कवर है। तो यहां पे एक नई बॉडी क्रिएट करी गई है, फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी। फ्रंटियर का मतलब होता है बॉर्डर। ओके, तो जो नागालैंड स्टेट है, नागालैंड स्टेट है, इसकी इंटरनेशनल बॉर्डर भी है आपके म्यांमार के साथ में। तो यहां पे जो बॉर्डर पे 6 ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 6 ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनके गवर्नेंस के लिए, उनके नागालैंड में ही उनके अलग गवर्नेंस के लिए एक बॉडी बनाई गई है, फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी। तो एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, सर कि ये कैसे पॉसिबल है इंडिया में कि एक स्टेट के अंदर में भी हमने अलग अथॉरिटी बनाई है जो इन डिस्ट्रिक्ट्स को गवर्न करेगा? तो देखिए, इंडिया के अंदर में आपने सुना होगा आर्टिकल 370 था जो स्पेशल स्टेटस देता जम्मू कश्मीर को। तो बहुत बार ये था कि भाई जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस क्यों देना है, वो कोई अलग है क्या? तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जम्मू कश्मीर को दिया हुआ है। बहुत सारी इंडिया में ऐसी स्टेट्स हैं जिसमें हमने ट्राइबल कल्चर को सेव करने के लिए उनके उनकी बेसिकली लैंड राइट्स को बचाने के लिए हमने उनको स्पेशल राइट्स दिए। तो नॉर्थ ईस्ट पूरा का पूरा जो है वो आपका ट्राइबल ही बेल्ट है, पूरा ट्राइबल बेल्ट है। तो वहां पर भी जब वो इंडिया का पार्ट बने, सो वन ऑफ द थिंग विच दे आस्क्ड फॉर वाज कि हमें और ऑटोनॉमी देनी चाहिए। और जब इंडियन गवर्नमेंट एग्री नहीं कर रही थी इतनी फुल ऑटोनॉमी देने के लिए, तो इसलिए वहां पे बहुत सारे आपके सक्सेशन मूवमेंट्स भी चले हैं 60s में, 70s में, 80s में। एंड नागालैंड इज वन स्टेट जहां पे अभी तक भी जो सक्सेशन मूवमेंट है वो स्ट्रांग है। लेकिन वी हैव टू गिव क्रेडिट टू आवर इंडियन गवर्नमेंट, जिसने डिप्लोमेसी का यूज करके, नेगोशिएशंस का यूज करके यहां पे बहुत हद तक नागालैंड को भी हमारे जो हमारा जो इंडिया है उसमें एसिमुलेट कर लिया, लोगों को इंडिया के अंदर में एसिमुलेट कर लिया है। ओके, और वो पॉसिबल हुआ है कि जब भी उनकी जेन्युइन डिमांड्स होती है उनको गवर्नमेंट जो होती है वो कंसीडर करती है, और अगर पॉसिबल होता है तो एक्सेप्ट करती है। तो यहाँ पे नागालैंड स्टेट्स के अंदर में भी यहाँ पे ये 6 डिस्ट्रिक्ट्स पड़ती हैं। कौन सी 6 डिस्ट्रिक्ट्स है वो हमारे काम की नहीं है, लेकिन उसको गवर्न करने के लिए एक रीजनल अथॉरिटी क्रिएट कर दी है, जिसको बोला जाएगा फेंटा, FNTA, फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी। और इसमें होम मिनिस्ट्री, यूनियन गवर्नमेंट भी एग्री कर चुकी है, गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड भी एग्री कर चुकी है। अब देखिए, नागालैंड में इस तरीके से अगर मुझे क्रिएट करना है, बिना नागालैंड गवर्नमेंट के परमिशन के मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। तो यहां पे एक ट्राई पार्टी, 3 पार्टियों का एग्रीमेंट साइन हुआ है बिटवीन होम मिनिस्ट्री, यूनियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हुए, गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड, और एक ऑर्गेनाइजेशन है ENPO, ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन।
ओके, तो ये एक ग्रुप है जो नागा ट्राइब्स इन डिस्ट्रिक्ट्स में रहती हैं, ऐसी करीब 8 नागा ट्राइब्स हैं बड़ी बड़ी जो इन रीजन्स में रहती है। तो इनका एक इन्होंने ग्रुपिंग बनाया था एंड दे हैव बीन डिमांडिंग ग्रेटर ऑटोनॉमी एंड डेवलपमेंट फोकस। ओके, तो अब भाई चीज समझिए, आपको लगता होगा कि भाई नागालैंड जो है इसका नाम आता है नागा ट्राइब से, तो आपको लगता होगा कि नागा ट्राइब जो सारे एक से हैं, सिमिलर होंगे, दे मस्ट बी होमोजीनियस, बट ऐसा नहीं है। नागा ट्राइब के अंदर में भी बहुत सारे सब ग्रुप्स हैं और उनके बीच में भी बहुत कंफ्लिक्ट होता है। ओके, तो यहां पे जो ये 8 ट्राइबल ग्रुप्स हैं, दे वांटेड कि नहीं, हमें नागालैंड के तो हम पार्ट हैं बट वी वांट मोर ऑटोनॉमी फॉर आवर रीजनल कॉपरेशन, रीजनल ऑपरेशन के लिए हमें और भी ज्यादा यहां पे ऑटोनॉमी चाहिए। तो फाइनली ये ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट हुआ है जिससे हमने ये एफएनटीए क्रिएट करी है और अब इनको क्या है, यहां पे और भी ज्यादा ऑटोनॉमी मिल जाएगी, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डेवलपमेंटल ऑटोनॉमी। ओके, तो यहां पे जो ऑफिसर्स अपॉइंट होंगे उसमें एफएनटीए का इन्वॉल्वमेंट भी रहेगा। इसको हेड कौन करेगा, तो यूजुअली स्टेट में होता है प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी। जो स्टेट का हाईएस्ट ऑफिसर होता है, आईएएस ऑफिसर होता है, वो चीफ सेक्रेटरी होता है। उसके नीचे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होते हैं। तो यहां पे नागालैंड के अंदर में जो चीफ सेक्रेटरी होगा पूरे नागालैंड के लिए, उसके अंदर में एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी या एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी अपॉइंट किया जाएगा जो इस एफएनटीए को रन करेगा। समझ में आई वाली बात? पूरे स्टेट के लिए चीफ सेक्रेटरी है, उसके अंडर में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होते हैं, तो इस एफएनटीए को कौन रन करेगा, एक आपका एडिशनल चीफ सेक्रेटरी करेगा। ओके, तो उसके लिए एफएनटीए क्रिएट करा गया। ओके, अब ये सब चीज कर पाना पॉसिबल कैसे है? क्या हम इस चीज को अगर दिल्ली में करना चाहें, एमपी में करना चाहें तो कर सकते हैं क्या? सो इसका आंसर डिपेंड करता है क्या कॉन्स्टिट्यूशन में इसको अलाउ किया गया है। सो आंसर इज कि आर्टिकल 371A है जो नागालैंड से डील करता है। ओके, जो नागालैंड से डील करता है, और ये आर्टिकल 371 ये कहता है कि कोई भी गवर्नमेंट का लॉ, कोई भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नागालैंड पे नहीं अप्लाई होगा जब तक स्टेट असेंबली एग्री नहीं करती है, अगर वो इन इन सब्जेक्ट से डील करता है। तो अगर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है जो कोई भी रिलीजियस या सोशल प्रैक्टिस ऑफ नागा को यहां पे लेट से इलीगल डिक्लेयर करता है। एक एग्जांपल देता हूं कि लेट से कि वहां पे जो नागा मेन है वो एक से ज्यादा शादी कर सकते हैं। अब अगर उस पे पार्लियामेंट लॉ बनाती है कि नहीं, एक पर्सन एक ही पर्सन से शादी कर सकता है, एक मैन एक ही वुमेन से शादी करेगा, तो ये सोशल प्रैक्टिस को वॉयलेट करेगा। तो अगर ऐसा लॉ भी बन जाता है ऑल इंडिया, तो वो नागालैंड पे अप्लाई नहीं होगा जब तक स्टेट असेंबली उसको अप्रूव नहीं करती है। दूसरा है, नागा का कोई भी कस्टमरी लॉ या प्रोसीजर चेंज हो रहा है लॉ से, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल क्रिमिनल जस्टिस इन्वॉल्विंग कस्टमरी लॉ। ओके, अब जैसे कि एक और यहीं से एग्जांपल देता हूं कस्टमरी लॉ का, कि नागा में लेट से एक एक कस्टम होता है कि अगर लेट से दो बच्चे हैं, दोनों ही सन हैं, तो जो बड़ा बेटा है उसको तो 70% लैंड मिलेगी और जो छोटा बेटा उसको 30 मिलेगी। नाउ वी नो कि जो सक्सेशन एक्ट है उसके अंदर में जितने सन्स एंड डॉटर हैं उनको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन अगर कस्टमरी लॉ ये कहता है तो इसमें आप सिविल केस फाइल नहीं कर पाओगे। एंड इवन कुछ जगहों पे जहां क्रिमिनल जस्टिस का कुछ उन्होंने लेट से पंचायत लेवल पे अगर उनका डिसीजन होता है तो उसको आप क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते हो कि नहीं ये वैलिड नहीं है बिकॉज आपने जुडिशरी से जजमेंट नहीं लिया। ओके, तो ये सारा है। और फाइनली अगर ओनरशिप या ट्रांसफर ऑफ लैंड से कोई केस होगा तो वो भी कब ही अप्लाई होगा, जब स्टेट असेंबली यानी स्टेट की लेजिस्लेटिव बॉडी उसके लिए एग्री करेगी। ओके, तो यहां पे जो एफएनटीए है ये क्रिएट इसलिए हो पाया बिकॉज वो 371A को किसी भी तरीके से वॉयलेट नहीं करती है और इसीलिए आप एफएनटीए क्रिएट कर सकते हो। ओके, अगेन 371A जो है वो सिर्फ और सिर्फ नागालैंड के लिए, बाकी स्टेट्स के लिए 371 में ही 371B C D इस तरीके से अलग अलग आपको एक्ट्स मिल जाएंगे। ओके, तो ईशान ने आंसर करा था, सॉरी थोड़ा लेट हो गया बट यस यू आर करेक्ट। शुभांशु शुक्ला, सुधांशु नहीं शुभांशु शुक्ला नाम है उनका, एंड ही वाज द फर्स्ट इंडियन टू गो टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ओके, एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं रिगार्डिंग दिस कि जो शुभांशु शुक्ला है, सॉरी शुभांशु शुक्ला नहीं, कि भाई सिर्फ एक ही पर्सन ने इस चीज को आंसर करा है एंड आई वुड हैव लव्ड इट कि अगर बाकी लोग भी इसको आंसर करते। ओके, सो आई एक्सपेक्ट कि जब ये वीडियो अपलोड होगा देन पीपल वुड बी आंसरिंग इन द कमेंट बॉक्स कि कौन था फर्स्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पर्सन। ओके, लास्ट न्यूज देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस से आपकी। तो यहां पे एफटीए का सीजन चल रहा है, तो अब एफटीए इतने हो रहे हैं तो आप समझ जाइए कि टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट है एफटीए का। ठीक है, तो ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स बन चुका है इस बार के एग्जाम्स में आने के लिए। ओके, तो यहां पे इंडिया जो है ईयू के साथ साइन कर चुका है, न्यूजीलैंड के साथ साइन कर चुका है, ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन कर चुका है, आपका यूएस के साथ में ट्रेड डील नेगोशिएशंस लेवल पे चल रही है, बहुत जल्द वो साइन हो जाएगी। और अब सिमिलरली वो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जीसीसी के साथ में भी फॉर्मली एफटीए साइन करने वाला है।
ओके। और उसमें जो एफटी होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होती है वो होती है टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो होंगी उस नेगोशिएशन की, उनको फाइनलाइज करना। टर्म्स ऑफ रेफरेंस का मतलब ये है कि इंडिया और जीसीसी जो है अब जो नेगोशिएशंस करेंगे वो किन किन पॉइंट्स पे करेंगे, ठीक है। तो वो जो आपके टर्म्स ऑफ रेफरेंस है वो फाइनलाइज हो चुके हैं इन दोनों के बीच में। और अगर ये जीसीसी के साथ में एग्रीमेंट हो जाता है सो हम उसको मदर कह रहे थे, मदर ऑफ ऑल डीज ईयू को, और उसको पापा ऑफ ऑल डीज कह रहे हैं कई लोग यूएस वाली को, तो ये ग्रैंडफादर ऑफ ऑल डीज बन जाएगा। क्योंकि अगर हम जीसीसी को कलेक्टिवली देखें, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल को हम कलेक्टिवली देखें, तो ये इंडिया का लार्जेस्ट गुड्स ट्रेड पार्टनर है। यानी हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है ईयू और यूएस को भी ऐड कर लें तो भी उससे ज्यादा, अगर जीसीसी एज अ कलेक्टिवली हम देखते हैं, कंट्री अलग से नहीं देखते हैं, तो फिर वो सबसे हाईएस्ट हो जाएगा। ओके, तो जीसीसी जो ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है क्लैट एलेट के लिए, इट्स एन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसको स्टैब्लिश कब किया गया था? तो 1981 में ये स्टैब्लिश हुआ था थ्रू दी रियाद एग्रीमेंट, और रियाद सऊदी अरेबिया में ही इसका आपका हेडक्वार्टर है। ओके, इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि इसकी 6 कंट्रीज मेंबर्स हैं, तो 6 कंट्रीज मेंबर्स हैं ये पता होना, और वो 6 कौन सी हैं ये भी पता होना जरूरी है। तो आप देख सकते हो सारी मिडल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, वेस्ट एशिया की कंट्रीज हैं, बहरीन है, कुवैत है, ओमान है, कतर है, सऊदी अरेबिया है और यूएई है। तो ये जो 6 कंट्रीज हैं ये मिलके गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल बनाते हैं, और ये इन्होंने क्या क्रिएट करा हुआ है? इन्होंने कस्टम यूनियन बना रखा है, कॉमन मार्केट। ओके, तो ये इतने ज्यादा एक दूसरे से इंटरट्वाइंड है कि इनकी जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी होती है लेट्स से विद इंडिया वो सेम होती है। तो अगर लेट्स से कि जीसीसी ने डिसाइड करा कि एग्जाम्पल के लिए कि ऑयल अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे उस पर 2% का ड्यूटी लगेगा, तो सारी की सारी 6 कंट्रीज 2% ही ड्यूटी लगाएंगे अगर वो इंडिया को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। ओके, तो यह है कस्टम यूनियन की खासियत कि इनकी पॉलिसी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी विद अ थर्ड कंट्री वो सेम होती है सारी कंट्रीज की, ठीक है। दूसरा, ये कॉमन कस्टम यूनियन ही नहीं, ये कॉमन मार्केट भी है। कॉमन मार्केट का मतलब क्या होता है? तो यूरोपियन यूनियन को दिमाग में लाइए, वैसा ही ये कॉमन मार्केट का कंसेप्ट है, विच इज कि ये जो 6 कंट्रीज हैं इसमें अगर किसी पर्सन को कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट करना है, कोई सर्विस देनी है, खुद को जाके जॉब करनी है या इन्वेस्टमेंट करना है, तो 6 कंट्रीज अपने आपस में सबको इक्वली ट्रीट करती हैं। जैसे खुद का कोई पर्सन गुड्स बाय करेगा, वैसे ही जो बाहर से गुड्स आ रहे हैं उसी तरीके से उन्हें ट्रीट करा जाएगा। तो ये कॉमन मार्केट भी है, यानी कि अगर कोई बहरीन की कंपनी है वो कुवैत में बिजनेस करना चाहती है, तो उसको जैसे कुवैत की कंपनी को ट्रीट किया जाता है वैसे ही ट्रीट करा जाएगा। उसके लिए कोई अलग कंडीशंस नहीं होंगी, उसके लिए कोई अलग टैक्सेस नहीं होंगे। तो ये क्या है? एक कॉमन मार्केट की निशानी है। तो जीसीसी जो है वो एक कॉमन मार्केट है। ओके, तो अब इसके साथ भी हम एफटीए फाइनलाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये थी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस। इन केस आपको लगता है कोई टॉपिक जो है जो इस बार कवर नहीं हुआ आज के न्यूज़पेपर का, एंड यू वांट कि इस पे होना चाहिए, तो जस्ट लेट अस नो, हम नेक्स्ट न्यूज एनालिसिस में या एक स्पेशल सेशन में उसको कवर करेंगे। ओके, तो ठीक है, ये था आज का न्यूज एनालिसिस। आई एम श्योर आपने अच्छे से करा है, तो आप 20 जी के क्वेश्चंस को आंसर कर पाओगे। अगेन आई नो मैं बार बार ये बताता हूं, बट जरूरी है क्योंकि आप करते नहीं हो ये। जिस भी क्वेश्चन का आप आंसर कर रहे हो, जैसे फर्स्ट का कर रहे हो, तो उसका जो भी आंसर है 1A B है या C है D है, तो ऐसे लिखना 1A 1B 1C 1D। ओके, तो आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, ट्राई टू आंसर फर्स्ट का आंसर क्या होगा। ठीक है, सो लेट्स सी फर्स्ट का आंसर क्या है। फर्स्ट का आंसर है आपका रेड होल माइनिंग कहां पे होती है? मेघालय के अंदर होती है, तो फर्स्ट का आंसर है ए। सेकंड पे आ जाते हैं, रफाल मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट जो इंडक्ट करा गया आईएफ में, उसको मैन्युफैक्चर किसने करा है? सो इट हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड बाय दसॉल्ट एविएशन, तो 2 का आंसर हो जाएगा सी। थर्ड पे आ जाते हैं, डीएसी विच क्लियर्स मेजर डिफेंस कैपिटल एक्विजिशन इज चेयर्ड बाय द, डीएसी को कौन चेयर करता है? तो इट इज चेयर्ड बाय द डिफेंस मिनिस्टर, तो थर्ड का आंसर हो जाएगा बी। सीसीएस विच ग्रांट्स फाइनल अप्रूवल इज हेडेड बाय द, इसको कौन हेड करता है? तो इट इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, हाईएस्ट बॉडी है, फाइनल डिसीजन यही देता है। फिफ्थ पे आ जाते हैं, रेड होल माइनिंग किसके एक्सट्रैक्शन से एसोसिएटेड है? तो इट इज प्राइमरली फॉर कोल ओनली, तो फिफ्थ का आंसर बी हो जाएगा। सिक्स देख लेते हैं,
MSF अ ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड्स फॉर। MSF किसके लिए स्टैंड करता है? तो देखिए बहुत क्लोज ऑप्शन है, तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। ओके, तो इसमें आपके तीनों को, अगर आपको पता है कि ये फ्रेंच टर्म है, MSF जो है ये इसका फ्रेंच एक्रोनिम है, तो आप तीनों को एलिमिनेट कर सकते हो बिकॉज ये इंग्लिश है और एक ही बढ़ता है, मेडिसिन सांस फ्रंटियर। और हिंद इसका इंग्लिश वर्जन क्या है, इंग्लिश इसका क्या है ट्रांसलेशन? इट इज डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। तो ये भी हमने अच्छे से डिस्कस करा है, तो 6 का आंसर ए। 7 पे, ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स इज हेडक्वार्टर्ड इन। OSCHR जो है ये कहां पे हेडक्वार्टर्ड है? सो इट इज हेडक्वार्टर्ड इन जिनेवा। 7th का आंसर है बी। नेक्स्ट पे आते हैं 8। क्या आप 8 आंसर कर पाते हैं क्या? ओके नाइस, ईशान थोड़ा लेट आंसर कर रहे हैं बट ठीक है, कीप आंसरिंग। 8 का आंसर क्या है? द करंट UN हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स इज। कौन है भाई करंट UN हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स? हमने पढ़ा था वॉल्कर टर्क। तो 8 का आंसर सी। 9 पे आ जाते हैं, वर्ल्ड का फर्स्ट स्पेस स्टेशन क्या था? तो ये डिस्कस नहीं करा था बिकॉज ये क्वेश्चन था आपके लिए। बता सकता है कोई मुझे कि पहला स्पेस स्टेशन कौन था? ओके, ट्राई टू आंसर इट। वी नो टियांगोंग तो नहीं है, बट आपका जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उससे पहले स्काई लैब, मीर, सैल्यूट 1, मीर 1, मीर 2, मीर 3, सैल्यूट 1, 2, 3 इस तरह से लॉन्च करे गए थे। स्काई लैब यूएस ने करा था, सैल्यूट और मीर यूएसआर ने करा था, और वर्ल्ड का पहला स्पेस स्टेशन था सैल्यूट 1। तो 9th का आंसर है डी। 10 पे आते हैं, चाइना का फुली ऑपरेशनल मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन को क्या कहा जाता है? इट इज कॉल्ड एज टियांगोंग। ओके, टियांगोंग। तो 10th का आंसर हो जाएगा डी। 11 पे आते हैं, GCC गल्फ कॉपरेशन काउंसिल स्टैब्लिश कब हुई थी, किस साल में हुई थी? तो ये भी हमने पढ़ा है, इट वाज 1981। तो 11th का आंसर है ए। 12th, हेडक्वार्टर्स ऑफ GCC कहां पे? हेडक्वार्टर कहां पे इसका? तो रियाद एग्रीमेंट से रियाद में ही हेडक्वार्टर है। 12th का आंसर है सी। 13 पे, अमंग GCC मेंबर स्टेट्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल। अब देखिए ये आपकी लॉजिक चेक करेगा, ठीक है? यहां पे 4 कंट्रीज आपको दिख रही हैं। अगर आपको लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स कौन है वर्ल्ड के, अगर वो पता होगा तो आप इजीली इसको आंसर कर सकते हो बिकॉज वो वर्ल्ड का भी लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। ओके, और वो कौन है? सऊदी अरेबिया। तो 13 का आंसर ए हो जाएगा। 14 पे आ जाते हैं, FNT हैज बीन क्रिएटेड फॉर हाउ मेनी ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड। कितने डिस्ट्रिक्ट्स में अप्लाई होगा? 6 डिस्ट्रिक्ट्स में होगा। 14 का आंसर है डी। और 8 ट्राइब्स हैं। पैनल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ स्टेट DGP इज प्रिपेयर्ड बाय। भाई कौन यहाँ पे स्टेट डीजीपी को अपॉइंट करने के लिए जो पैनल बनाया जाएगा उसको कौन हेड करेगा, प्रिपेयर कौन करेगा? इट इज गोइंग टू बी UPSC। तो 15 का आंसर है बी। 16 पे आ जाते हैं, एज पर सुप्रीम कोर्ट 2006 जजमेंट ऑन पुलिस रिफॉर्म द मिनिमम फिक्स टर्म फॉर अ स्टेट DGP। क्या बोला था प्रकाश सिंह केस के अंदर में? कितना होना चाहिए टेन्योर मिनिमम का? 2 इयर्स का। तो 16 का आंसर है ए। 17 पे आ जाते हैं, 17 इन द फाइनल ऑफ WPL रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु डिफीटेड। किसको डिफीट करा है? दिल्ली कैपिटल्स को। 17 का आंसर है डी। द इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन इन WPL वॉज। इमर्जिंग प्लेयर कौन है? इट इज इंडिया से ही है, नंदनी शर्मा। डेब्यू किया था, उसको दिया जाता है। 18 का आंसर डी। 19th, ऑरेंज कैप। ऑरेंज कैप किसको मिली है? जो दिया जाता है हाईएस्ट रन स्कोरर को। इट इज RCB कैप्टन स्मृति मंधाना। तो 19 का आंसर ए हो जाएगा। 20th, पर्पल कैप। पर्पल कैप लीडिंग विकेट टेकर को दी जाती है, वो किसको मिली है? सोफी डिवाइन। तो देखिए 2 सोफीज हैं, ये वाला सोफी डिवाइन। 20th का आंसर है डी। ओके, फाइनली एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर MVP कौन था विमेंस प्रीमियर लीग का? ये अवार्ड किसको दिया गया है? ओके, 21 का आंसर क्या है? 21 का आंसर है अगेन डी। सोफी डिवाइन को ही ये MVP का प्राइज भी और पर्पल कैप भी उन्हीं को ही दिया गया। तो 20 का भी डी है, 21 में भी डी ही है। ओके, ठीक है। तो ये थे स्टूडेंट्स आज के इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस। इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन, एनी फीडबैक, जस्ट लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। और इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस